हाय गाइस। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th का साइंस का 750 प्लस सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक, ऑल ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो 2000, देखिए मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे 2000 कितना 2011 से लेकर 2024 तक की सभी वास्तविक सॉरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है ली गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव सारी ली गई है। आपसे मैं बता दूं कि यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विषय में 80 यानी साइंस विषय में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिसमें से लगभग 60 से 70 प्रश्न इसी नोट्स में से होंगे। ठीक, तो आप लोग इस नोट्स को कई बार पढ़कर इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो इसको आपको पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा? तो आपको पीडीएफ लेने के लिए ये नहीं कि खाली इसका, सबका लेने के लिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आपसे बता दूं, सब्जेक्ट आप कोई भी ले लीजिए, क्लास 10th का ऑल नोट्स, ठीक, ऑल नोट्स क्रैश कोर्स का आपको इस नंबर पे मिलेगा। सबसे पहले क्लास 10th का ऑल नोट्स एकदम सरल भाषा में, ठीक, यहाँ पे गैस प्रश्न के साथ साथ और सारी मतलब सुविधाएं दी गई है। और 76 31 77 87 49 इस नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं। मतलब कि व्हाट्सअप इसका बनाइए, व्हाट्सअप बनाने के बाद इस पे हाई लिख के भेजिए और यहाँ से पीडीएफ आप क्लेम कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आपसे एक बात और बता दूं कि फ्री पीडीएफ चल रहा है। क्रैश कोर्स के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि जो मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है 2025 के लिए बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो इसका लाभ उठाना ना भूलें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। मैं आपसे बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास 10th का वीडियो आता है, वो भी वीवीआई, मतलब कि डेली ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है। पीडीएफ फ्री के साथ, पीडीएफ फ्री मिल रहा है, ठीक, पीडीएफ फ्री मिल रहा है, गैस प्रश्न सारी सुविधाएं दी गई है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात और बता देता हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, सॉरी उसके लिए। आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी मतलब की वीडियो है जो आपके लिए है। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बता दूं यहाँ पे जो मैं अभी बनाया हूँ पीडीएफ, इसमें रीज़न एक है, मतलब कि एक गलती है कि मैं एक ही पीडीएफ बनाया हूँ जिसमें आंसर भी दे दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग को आंसर लग रहा होगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन आपको रिवीजन करना है तो आंसर भी साथ में चाहिए था, इसीलिए मैं आंसर दिया। और मेरे पास टाइम नहीं था। आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल जो है अभी न्यू न्यू ओपन हुआ है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे पीडीएफ भी बनाना था। क्वेश्चन बैंक से भी आपको पीडीएफ देना था, मतलब कि बहुत अच्छे से बनाना था, जिसके कारण मैं सिर्फ आंसर ही लगा पाया, बिना आंसर वाला पीडीएफ नहीं बना पाया। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको आंसर चाहिए ना, तो फिर मैं इसीलिए बना पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से फर्स्ट नंबर आज जो हमारा है, इसमें कितना 1050 क्वेश्चन है। तो हमारा जो टारगेट है डेली का 100 ऑब्जेक्टिव, साइंस का है ना, साइंस का डेली 100 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाई करेंगे। डेली का 100 ऑब्जेक्टिव कितने दिन में खत्म हो जाएगा? कम से कम 10 से 11 दिन में खत्म हो जाएगा। तो यानी सब्जेक्टिव का तो हमारा डर ही खत्म होगा। एक करा देंगे महा मैराथन, उसको मैं 100 ऑब्जेक्टिव इसलिए करा रहा हूँ, मेरे पास तो 1050 ऑब्जेक्टिव है। मैं तो चाहूँ तो 3 घंटे से 4 घंटे में क्लास खत्म कर दूंगा। लेकिन रीजन ये है कि आप लोग को पढ़ना है, याद करना है, इसलिए आप लोग को थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। ठीक, डेली आप 100 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन यानी सबसे पहले जल का परमाणु संख्या, सॉरी देखिए, जल को पहले ठीक लिखना है, फॉर्मूला H2O होता है जल का फार्मूला। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, और इन दोनों का अनुपात यानी बीच में अनुपात लगाइए, बताइए कितना होगा? 2:1 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी ऑप्शन भी दिया है, 2:1 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे,
यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7 आवर्त हैं। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन होगा उस सब इसी में मिलेगा। ठीक, सिर्फ आपको पढ़ना है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। हमको जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए अगले दिन से वेट करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, ओ माइनस OH है क्या, माइनस OH का क्रियाशील मूलक कौन है, एल्कोहल है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 35.5 केजेल प्रति मोल। क्या होती है, 30.5, गलती से कहा गया 30.5 केजेल प्रति मोल की क्या होती है, ऊर्जा प्राप्ति होती है, यानी मुक्त होती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने, 4 कोष्ठ होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम वहां चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, मानव हृदय का औसत प्रचकुलन दाब में लगभग मतलब कितना होता है, मतलब कि मानव हृदय का औसत प्रचकुलन, देखिए इसमें 2 गो होता है, एगो अनुशीखलन होता है, एगो प्रकुचलन होता है। तो ये जो होता है 120 mmHg होता है, और अनुशीखलन 80 hmg होता है, 80 mmHg। यहाँ पे m छूट गया, mmHg होता है, 80 mmHg। ये क्या होता है, अनुशीखलन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रकुचलन और ये अनुशीखलन 2 को याद रखिएगा। जितना, जैसे एक ट्रिक बता दूं आपसे, प्रकुचलन यानी यहाँ पे छोटा लिखा है क्या ना, अनुशीखलन यानी बहुत बड़ा है, तो जिसमें 12 होगा उसमें छोटा का प्रयोग होगा, क्योंकि 120 जो बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो छोटा से 12 मिल रहा है, और ये वाला 80 छोटा है, और अनुशीखलन क्या है, अनुशीखलन क्या है, 12 है, तो ये 12 से छोटा मिल रहा है। इसमें उल्टा होता है, अगर आपको छोटा लग रहा है तो 12 वाला मार लीजिएगा, यहाँ पे 12 लग रहा है तो छोटा वाला मार लीजिएगा। खाली ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की किस भाग में होता है, यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी पानी जो गिरता है किस भाग से गिरता है। आप लोग देखिएगा, सुबह में आप जाइएगा ना तो देखिएगा किसी वृक्ष पे, वहां पे पाता पे पानी थोड़ा थोड़ा एक मतलब कि निकला होगा, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप चलिए आगे। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अवरोहण द्वारा पृथक करता है, मतलब कि जो अभी अभी कृत्रिम यानी क्या, नया वाला जो हम किडनी लगाते हैं विग, वो किन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, बाहर करता है, नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। बहुत सारी है लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा। अब चलिए आगे आगे देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, मुलुकन विधि से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, क्या, म्यू का मान होता है। आप लोग जानते होंगे कि अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बाई होता है साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। किसी प्रकार की दिक्कत। अच्छा आप लोग बताइए, तो ये जो साइन आई है और ये आर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तक कोण, इसको कहते हैं प्रवर्तन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक,
जानते हैं कहाँ होता है? जब भाई मान लीजिए रेखा माध्यम हो गया, इस माध्यम से प्रकाश आ रही है, इधर मुड़ जा रही है, तो यहाँ पे एगो अभिलंब होता है। आप लोग को एक बार याद दिलवा दूं, यहाँ पे एगो कोण बनेगा, एगो यहाँ पे बनेगा। तो इन दोनों को साइन आई बाई साइन आर को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक, आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको मालूम होगा। अब देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे दिया ऑप्शन दिया है, देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इधर दो ऑप्शन और दिया होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखो, हमको थोड़ा सा गजन इसलिए सहना पड़ रहा है कि हम इस पेज पे पूरा लिंक लगा दिए हैं, अगर हम कहीं भी क्लिक करें तो मेरे चैनल पे जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या अवतल दर्पण में होगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए आगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? देखिए, एगो ऐसे मतलब कि प्रिज्म होता है। ठीक, आपसे मैं बता दूं, एगो प्रिज्म होता है, ऐसे याद रहेगा आपको ना, ऐसे प्रिज्म होता है, ये प्रकाश पट्टी होता है। ठीक, ये वाला। अब देखिए, ये प्रिज्म हो गया, यहाँ से एक श्वेत प्रकाश गुजरेगा, ऐसे गुजारिए, ऐसे। ठीक, इसका रंग दूसरा लेते हैं इधर। अभी इधर से ऐसे जाएगा, यहाँ से जब निकलेगा तो ऐसे 7 को रंग में बांटेगा। ठीक, 7 गो रंग में। तो सबसे पहले तो है तो गया ऐसे, थोड़ा सा ना झुकाव है ऊपर वाला, ऊपर वाला का आप देखिएगा तो झुकाव क्या है? थोड़ा सा है, ऊपर वाला का झुकाव थोड़ा सा है। तो इसलिए ऊपर जो होता है लाल होता है और नीचे बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी, या नीला भी कभी कभी देता है, बैगनी। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि किस किरण का झुकाव अधिक होता है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा ऐसे जा रही है। ठीक, और यहाँ पे सबसे ज्यादा नीचे को जा रही है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा झुकाव रहा है, यहाँ पे कोण ज्यादा बन रहा है कि नहीं? तो इसलिए अधिक झुकाव कौन है? बैगनी है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कम झुकाव वाला, तो लाल है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? लाल होगा कम झुकाव वाला। अब चलिए आगे, क्या है? आगे चलते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज होता है, आप लोग देखे होंगे घर में भी, चाहे कहीं भी, गर्म होता है, उड़ जाता है। मतलब कि उसमें ज़्यादा अगर कहीं आपको फॉल्ट दिखेगा, कहीं अगर आदमी सट भी गया तो क्या होता है? गर्म होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? उष्मीय धारा पे क्या है? उष्मीय विद्युत धारा के प्रभाव पे क्या करता है? काम करता है। गर्म होगा, टूट जाएगा। अब देखिए आगे, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? सॉरी, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाता है? तो यहाँ पे सूत्र अपना जाता है V बराबर आई आर। आप लोग ई वाला याद कर लीजिएगा, बहुत मस्त है, V बराबर आई आर। यहाँ पे सिर्फ R को बचा के यहाँ पे I गुना कर रहा था, तो इधर भाग करा दिया है V में I से, और R बराबर लिख दिया गया है। ऐसे देगा, V बराबर आई आर भी दे सकता है, या R बराबर V बाई आई दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो V बराबर आई आर याद रखिएगा। अब देखिए आगे, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसमें जो होती है, दोनों धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे दृष्ट धारा यानी DC और परिवर्ती धारा यानी AC, दोनों धारा क्या होती है? इनसे क्या होती है? निकलती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? 19 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग को जीवन में भी याद रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए, डेंगू जो उत्पन्न होता है मच्छर से, वो साफ जल में पाए जाते हैं। ठीक, और जो मलेरिया उत्पन्न होता है ना, वो गंदा जल में पाया जाता है। इसको बात याद रखिएगा। मतलब कि आपको लगे कि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है, तो याद रखिएगा, उसको साफ जल में जो मच्छर उत्पन्न होता है वो काटा है, और जब गंदा जल में मच्छर उत्पन्न होगा वो काटेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? मलेरिया उत्पन्न होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? क्या स्रोत नहीं है? मतलब कि कौन जो होता है बायोगैस ईंधन का,
बायोगैस ईंधन नहीं है सीधा सीधी। तो लकड़ी जो होता है बायोगैस के ईंधन का स्रोत होता है, मतलब समान होता है। गोबर गैस भी, कोयला भी, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हूँ जो गांव में हूँ, और गांव में आप लोग जानते हैं थोड़ा सा तो मतलब ये घर में हूँ फिर भी अब बैकग्राउंड आवाज तो आता है, सॉरी उसके लिए। अब चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, और यह किस क्रिया होती है। यहाँ पे लिखना चाहिए और यह कैसी क्रिया होती है, और यह कैसी क्रिया होती है, चाहे कौन सी क्रिया होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक, सीधे लिखा है यह क्रिया होती है, मतलब कि कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कोशिका द्रव में नहीं, हरित लवक में नहीं, केंद्रिका में नहीं, सॉरी केंद्रिक में नहीं, यहाँ पे होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा इस सबको। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो क्या बोले, एक बार और नंबर बोल रहा है, आपको नंबर बता दे रहा है एक बार, 1 मिनट। यहाँ पे आप नंबर थोड़ा नोट कीजिएगा, 7631 77 87 49, या 7631 77 87 59। इस पे व्हाट्सअप बनाइए, इसका क्या बनाइए, व्हाट्सअप बनाइए। उसके बाद इस पे क्या लिख के भेजिए, हाय लिख के भेजिए। क्या, हाय लिख के भेजिए। उसके बाद आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, ठीक, बिना किसी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े, अगर आपको ये मस्त लग रहा है तो आप मंगा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं होता, मतलब किया जा सकता है। सबसे पहले जल से लेंस बन सकता है, कांच से भी, प्लास्टिक से भी, लेकिन मिट्टी आप उसका लेंस बना सकते हैं, कभी नहीं मिट्टी का लेंस बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होता है सीधा सीधी, लेंस किसे कहता है, मतलब कि एक इधर से उधर देखना, उस ऐसा वस्तु को कहते हैं जो इधर से उधर लौके। और मिट्टी को आप देखें, मिट्टी का अगर आप मान लीजिए मिट्टी का कितना हो मस्त बना दिए तो वो लौकेगा क्या, इधर से इधर लौकेगा, कभी नहीं लौकेगा, ठीक। तो नहीं लौकेगा, तो इसलिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है 23 नंबर। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस में सामने कहाँ रखें। सबसे पहले अगर आप आंसर नहीं देखें तो मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, प्रतिबिंब समान आकार का ही किसी भी, क्या बोले, लेंस हो दर्पण हो कोई भी हो, अगर वो बोल रहा है, यहाँ पे लेंस बोला है, जैसे अगर आपसे वो बोल रहा है कि समान आकार, तो बिना पूछ ले वक्रता केंद्र पर मारिएगा। क्या, बिना पूछे वक्रता केंद्र पर आंसर मारिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र पर ही समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, अगर समान आकार बोला है तो मारिए वक्रता केंद्र, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। यहाँ पे तो देखा इन लोगों को, देखा, चलिए यहाँ पे थोड़ा टिप आ गया था। सामान्य दृष्टि से बेशक के लिए सुस्पष्ट दर्शन किसके अल्पत दूरी लगभग होती है। समान दृष्टि से बेशक के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। ये जो देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है, सीधा सीधी उसको पूछना चाहिए कि जो नजदीकी होती है वो कितनी होती है। देखिए क्वेश्चन को इतना घुमाया है कि आप लोग को बुझाया कि क्या पूछ दिया है। तो मैं आपसे यहाँ पे बता दूं कि ये बोला है अल्पतम यानी छोटा होता है। क्या होता है, अल्पतम यानी छोटा होता है। अल्पतम यानी छोटा होता है अगर वो आपसे बोले कि दूरी वाला, जैसे बोलेगा कि अल्पतम बोलता है, अगर आपसे बोलेगा कि अनंत, सॉरी, किसी व्यक्ति का या किसी वैसे का, वैसे नहीं व्यक्ति आदमी का अनंत दूर बिंदु कितना होता है या वो कितना दूर तक देख सकता है, तो उसका आंसर अनंत होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है अल्पतम, अल्पतम यानी छोटा, यानी नजदीक कितना दूरी तक देख सकता है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी सीधा सीधी आप याद कीजिएगा, छोटा दूरी में वो 25 सेंटीमीटर देख सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको कुछ देखना होगा स्पष्ट रूप से तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है नजदीकी में, और वही अगर आप दूर कहिएगा ना तो वो अनंत तक भी देख सकता है। आप कहिएगा कैसे सर,
हम अगर बैठे हैं घर पे तो दो चार घर के बाद हम चौथा घर पांचवा घर नहीं देख पाते हैं, तो आप एक बार आसमान में ताकिएगा, आसमान में कितना पूरा अनंत तक देखते हैं कि नहीं, तो ऐसे आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अगर वो भी आपके बीच में घर ना रहता तो आप लोग देख लेते। चलिए हम कौन नंबर पे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आएगा तो बताएंगे। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए यहाँ पे हम 25 नंबर पे आ गए हैं। ठीक, यहाँ पे जो क्या है, लोहे की परमाणु संख्या। पहला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, इसको आप याद रखिएगा। हम अगर जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर आपको हम गारंटी देंगे तो उसी शर्त पे कि आप आराम आराम से पढ़िए और मेरे बातों को गौर से सुनिए। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यह 26 नंबर जो क्वेश्चन है, कई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो बिलियन है लाल लिटमस पत्र, क्या लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा तो उसका पीएच मान होगा। तो सबसे पहले बिलियन का पीएच मान कितना होता है, से पीएच मान क्या होता है। तो मैं आपसे बोलूं कि आप एक मैं आपसे बता दूं, यहाँ पे एक रेखा बना रहा हूँ। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। यहाँ पे बीच में 7 रहेगा, इधर 14 रहेगा, इधर 0 रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। और ये दोनों दूरी क्या है, ये दोनों दूरी समान है आपस में, दोनों दूरी कैसे, इसमें भी 7 गो है, 0 से 7 तक, इसमें 7 से 14 तक। अब देखिए यहाँ जो अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 आता है तो वो क्या होता है, अब बताइए तो क्या होता है। तो वो होता है आपका क्या चीज, एक मिनट, अरे उसको ऐसे कहते हैं अभी एक, अरे सर जी कैसा बात दिमाग पे से उतर गया। अब तीनों का नाम अब कहने में दिक्कत हो रहा है, पता नहीं। रुकिए सर जी, नाम क्या है। एगो तो अम्ल होता है, एगो क्षार होता है, एगो पानी का पीएच मान क्या होता है सर जी। वो हम क्या बोले, हम क्या बोले इसको बीच में, देखिए चलिए छोड़िए, वो हमको बता देंगे बीच में उसको क्या कहता है। 7 को हम क्या बोले, हमको याद नहीं आ रहा है सर जी। चलिए देखिए अभी इसमें बताते हैं। ये जो होता है ना 0 से 7 के बीच में जो होता है अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है। इसके भी उसके बाद क्षार होता है, क्या होता है, 7 से 14 के बीच क्षार होता है। लेकिन बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, अभी 7 को कहते हैं सर जी, एक थोड़ा सा वर्ड कहने नहीं आ रहा है, याद है लेकिन कहने नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखिए वो बोल रहा है कि 10, यानी 10 उसका पीएच मान है, 7 से बेसी है, 14 के बीच में है 10। आपको हम बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। क्या 10 है तो 10 इसके बीच में, तो क्या होगा, क्षार होगा। अगर आपके पास 10 ऑप्शन ना देके क्षार भी दिया रहता है तो क्षार आंसर होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अगर वही आपसे कहे नीला लिटमस पत्र को, क्या नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, देखिएगा क्वेश्चन उल्टा बोल रहा है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अब क्या होता है, तो वो अम्ल होता है। ठीक, इसको कहते हैं उदासीन। देखिए सर जी अभी याद पड़ा किसी प्रकार, मतलब हम कहने नहीं आ रहा था, इस 7 को उदासीन विलयन कहते हैं, क्या उदासीन विलयन कहते हैं। अगर आपसे कोई पीछे की जल का पीएच मान कितना होता है तो उसका 7 होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18 होती हैं, ये आपसे हम पहले ही बताए हैं। वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, -CHO 28 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, माने किस अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड को कहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, एल्डिहाइड को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे से निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसका सबसे आसान यदि आप याद रखिएगा IR², या IR², हर साल क्वेश्चन पूछता है। मैं आपसे इतना भी आई लगा लीजिए, इतना अभी भी आई लगा लीजिए ना, इसका कोई कीमत नहीं, हर साल पूछता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त को कहते हैं, सॉरी
उपयुक्त को कहते हैं, माने जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस मतलब कि मशीन को क्या कहते हैं, उस मशीन को जनित्र यानी जनरेटर आप सुने हैं, जनरेटर जनरेटर कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे, लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, कम होता है, बेसी होता है, बराबर होता है, कुछ भी नहीं होता है, शून्य हो जाता है, बताइए तो क्या होता है। लघु पथ में लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं स्थिर रहता है, नहीं बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों, देखिए कहने का मतलब लघु परिपथ का कह रहा है कि जैसे मतलब कि प्रतिरोध आप सुने हैं ना कि तार में जब एक बार जैसे प्रतिरोध आप समझे होंगे, प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, लघुपथ परिपथ कहते हैं। तो उसका मान जब आप एक ही विद्युत परिपथ का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। आपस में आप सुनिएगा, कहीं कहीं देखिएगा तार आपस में सटता है तो बिजली बहुत तेज जल्दी आता है, ठीक। आपस में सटता है ना तो आग भी लगता है, आप जानते हैं, कहीं कहीं आप सुने होंगे कि वहां आग लगा था बिजली के चलते, तार आपस में सटा होगा, ठीक। उसी को लघु परिपथ कहते हैं, ठीक। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लकड़ी जैव मात्रा है, गोबर गैस जैव मात्रा है, कोयला भी, लेकिन यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा नहीं है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अच्छा, आप पूछेगा कि नाभिकीय ऊर्जा क्यों नहीं है, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। तो देखिए लकड़ी जो होता है ये प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, कोयला भी ये भी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त है, लेकिन देखिए जो मतलब कि नीचे से मिलता है, धरती से मिलता है, उसको कहते हैं जैव मात्रा, और जो अपने द्वारा नाभिकीय ऊर्जा जो अलग से मिलता है, ठीक। क्या नाभिकीय के टूटने से बनता ऊर्जा अति होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए, कई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन यह तत्व हो सकता है, जल में विलय है यह तत्व हो सकता है। देखिए कहने का मतलब कोई बहुत सारी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती हैं, लेकिन यह यौगिक जल में विलय है। जो यौगिक अभी जो अभिक्रिया कर रहा है जल में विलय है, तो वह कौन सा तत्व हो सकता है। तो देखिए वो कहने का मतलब बहुत सारी तो ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, अभिक्रिया करती है, उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती हैं, लेकिन वो कौन सा यौगिक है जो क्या कौन सा तत्व है जो यौगिक जल में विलय है, तो क्या है, सीए है, ठीक। आप लोग सीए का हिंदी बताइए तो हम देखते हैं आप लोग कितना मतलब कि फास्ट है। सीए का हिंदी कमेंट में जरूर बताइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें को मतलब कि सहसंयोज बंधन है, कितने सहसंयोज बंधन है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, इसको हम बताएंगे। एथेन का आणविक सूत्र इतना है, C2H6 है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब इसमें बताइए कि सहसंयोजक बंधन कितने हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए 2 C लिखते हैं, और ये क्या है, इसमें क्या लाना है, हाइड्रोजन कितने हैं, सहसंयोजक बंधन। एथेन में क्या होता है ना, इसमें जो बॉन्ड होता है बीच में, सीधा सीधी एथेन जो होता है, एथेन मीथेन लास्ट में न आ रहा है, उसमें मात्र एक एक क्या एक एक बॉन्ड होता है बीचवा में। और इसके बाद कई गो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C है, फिर H 6 गो है, यहाँ से एगो यहाँ पे, 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 क्या हम निकाले हैं, ई वाला H रहेगा, ई वाला भी H, ई वाला भी H, ई वाला भी H, ई वाला भी H, ई वाला भी H। अब H की संख्या जो है आप देख लीजिए, जो H की संख्या है 6 गो हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 6 गो हो गया, कार्बन 2 गो हो गया, H 2 गो हो गया। अब बताइए कि बीच में एथेन है तो एगो का होगा, बॉन्ड होगा। अब सबको जोड़ेंगे, इस बॉन्ड को जो यहाँ पे पाई की तरह निकला है ना, इसी को बॉन्ड कहते हैं, जो यहाँ पे है, इन सभी को जोड़िए, कई गो हुआ, 7 गो हुआ। देख लीजिए 6 गो H लगा है, एगो है बीचवा में है, तो ये 7 गो हुआ। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कितना पे चलते हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, और हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 36 नंबर, नहीं 35 नंबर, क्या 35 नंबर देखने वाले हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की
परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। सबसे पहले ओजोन की मतलब कि सूत्र क्या होती है, O3 होती है। ठीक, अब बोल रहा है कि O3 ऑक्सीजन है, ओजोन का सूत्र होता है O3, तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 3 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ओजोन का देखिए, ओजोन का सूत्र है O3 और ये O जो है ऑक्सीजन है, तो इसकी परमाणु संख्या 3 है। तो वही पूछ रहा है कितनी होती है, 3 होती है। किसी प्रकार की दिक्कत, ये क्वेश्चन घुमाया नहीं है, बस सीधा सीधी पूछ दिया। याद होगा अगर ओजोन का सूत्र तो आप बना सकते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। क्या, उत्सर्जन से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं या सिनेटिक ददार कहते हैं, सिनेटिक ददार भी कहते हैं इसको। आपको अगर कहीं सिनेटिक ददार लिखा हुआ मिले तो उस पर भी मार दीजिएगा, अगर सिनेप्स ना मिले तो। पराग कोश में होता है, पराग कण होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। आप टेंशन न लीजिए, 1050 क्वेश्चन में से कहीं से बाहर से नहीं आएगा, बस आप क्लास करते जाइए। यहाँ पे देखिए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। हम आपसे बोले चिंपैंजी से, चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी भी दिया है ना। तो अधिक समानता जो अभी हमारे मनुष्य की तरह है वो है, जो है चीन का विद्यार्थी है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे चीन का विद्यार्थी ना दे तो वहाँ पे आपको चिंपैंजी मानना है। ठीक, चिंपैंजी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अभी चीन का विद्यार्थी दिया है, चीन का विद्यार्थी बहुत ही मस्त, क्या उन लोगों के साथ से उन लोगों के जैसा हम लोग लगते हैं। अब चलिए आगे, मुल्कन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुल्कन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है, अमीबा में। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र अगर हम आपसे बोले तो हमारे क्लास में यही इसी के लिए मेरे दोस्त को पिटाई पड़ी थी। जानते हैं क्यों? हमारे सर जो थे वो बोले थे काको थ्योरी का हिंदी बताइए। काको थ्योरी, का इसको क्या कहते हैं, काको थ्योरी। माने सर जी बोले थे काको थ्योरी का हिंदी बताइए, और काको थ्योरी वो समझ नहीं पाया का बोले सर जी, इसलिए वो पिटाई उसको पड़ा। लेकिन उसका जो CaCO थ्योरी, उसका क्या है सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं है क्या, 41 के बाद कितना नंबर है, इधर 42 नंबर है। चलिए 42 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए 42 नंबर क्या क्वेश्चन है मेरा, -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इसको माने हम क्या कहते हैं, इसको अम्ल कहते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, ये क्या है, अम्ल है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है, अगर प्रकाश संश्लेषण आप करते हैं, सॉरी आप नहीं करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, तो उस जो आप पेड़ पौधे करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, आप लोग जानते हैं वो। लेकिन कहाँ से निकल सकता है, कभी सोचे हैं कि ऑक्सीजन पेड़ पौधा कभी लेबे नहीं करता है, तो देगा कहाँ से। अगर वो CO2 ले रहा है तो देखिए वो सीधा सीधी जानते हैं कहाँ से निकलता है, वो तो C2 अपने अंदर मैंने रख लेता है। लेकिन वो बताइए कि तब H2 क्या चीज, ऑक्सीजन, वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है जल से, H2O से। आप लोग जानते होंगे कि इसमें जल में H2O होता है, धरती से क्या होता है, पेड़ पौधे जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद इसमें का हाइड्रोजन रख लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। ऐसे हम जल्दी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाना आपको याद होना चाहिए। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा, हीटर का जो होता है, आप लोग हीटर ऐसे देखे होंगे, गोल में एगो रहता है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे एगो हीटर जो होता है ना, वो रेड जलता है, तो उसका जो बना होता है धातु किससे बना होता है बताए तो। उसका आप लोग क्या ठीक क्या कहते हैं, आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने
हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए हमको किसकी जरूरी है? यूरेनियम की। क्या चीज की? यूरेनियम की। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 50 नंबर हम पढ़ा दिए, और इधर 49 नंबर और 48 नंबर, इधर पढ़ा दिए 44 नंबर, यानी 45 से 48 छूटा है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। बताइए कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अब सीधा सीधे पूछा ना, तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है? वो भले कुछ शुरुआत में कह रहा है प्रकाश का रंग है तो वो लाल होगा। क्या होगा? लाल होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आंसर क्या होगा? लाल होगा यार। तरंग दैर्घ्य अधिक है, लाल होगा। कम है, बैगनी होगा। झुका अधिक है, बैगनी होगा। कम झुका है, लाल होगा। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। विद्युत का सही मात्रक वाट, सॉरी विद्युत शक्ति है। ठीक, देखिए बहुत लड़का इसमें क्या होता है, घबरा जाता है। विद्युत शक्ति का जो सही मात्रक होता है वाट होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? ठीक, आगे चलिए। 50 नंबर तक हम पढ़ा दिए हैं। 47 48 से भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा छोटा था वो बता दिए। अब हम 51 से चलते हैं। यहाँ पे लिटमस, क्या लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? जो हम आपसे बोले लिटमस पात्र, ऐसे भी कहते हैं लोग कि लिटमस पात्र किससे प्राप्त होता है, लेकिन असल में देखा जाए तो लिटमस विलयन बैगनी रंजक किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन के पेड़ से, या शॉर्टकट में कोई कहते हैं लिटमस विलयन या लिटमस पात्र किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन के पेड़ से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। 51 नंबर हम लोग अर्ध क्या बोल मार दिए हैं, हाफ सेंचुरी मार के 2 रन एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं। 1 रन एक्स्ट्रा लिए हैं, दूसरा रन ले रहे हैं। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सबसे पहले क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है। ठीक, तो क्या बनाता है? Na2ZNO2 प्लस H2O बनाता है। किसी प्रकार की दिक्कत मतलब वो पानी को पहले हाइड्रोजन को साइड बाहरी कर देता है, बस याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक जो होता है सट जाता है और हाइड्रोक्साइड को बाहरी निकालता है। ठीक, मतलब कि सोडियम से जिंक सट जाएगा और हाइड्रोक्साइड को बाहरी निकाल देगा। अब चलिए आगे। किसी भी उदासीन विलयन, आपसे बोले थे ना, याद नहीं आ रहा था, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक बार और क्वेश्चन को बता दें। इस क्वेश्चन जो होता है हर साल रहता है। ठीक, यहाँ पे 0 7 14, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच मान कहाँ से स्टार्ट होता है तो 0 से, समाप्त कहाँ पे होता है? 14 पर। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। याद रखिए 0 से 7 के बीच। 7 से 14 के बीच क्या होता है? क्षार होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आगे। 53 देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यानी नाइट्रोजन बाई कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बाई कार्बोनेट, ओह सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3 का ऐसा नाम है, बेकिंग सोडा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे देखिए, एकारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए आगे। 55 नंबर हो गया। हम आ रहे हैं 56 नंबर पे, किसी प्रकार की दिक्कत ना होते हुए। ठीक, देखिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। द्विखंडन होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है। चलिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना। अब देखिए, अंडाशु निषेचित होता है, क्या होता है, फेलोफिल नलिका में, ठीक, फेलोफिन नलिका में, योनि में नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा, गर्भाशय में नहीं होता है, अंडाशय में नहीं होता, फेलोफिन नलिका में होता है, लेकिन ये जो तीनों है इसका भाग है, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है एम बराबर वी बाई यू के। आवर्धन को क्या जैसे सूचित करते हैं, एम से, यहाँ पे वी बाई यू। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंस पूछ रहा है, तो प्लस में होगा, वही पूछता है दर्पण, दर्पण माइनस, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत, याद रखिएगा, पीडीएफ जो देंगे अपने याद हो जाएगा। गोलीय दर्पण के फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोक्सांतर यानी एफ, वक्रता त्रिज्या यानी आर, इसके बीच में आपको फॉर्मूला याद किए होंगे, एफ बराबर आर बाई टू, यही आपका क्या है, संबंध है। एफ बराबर आर बाई टू दे देता, बचा है टू, यहाँ पे भाग कर रहा था, इधर गुना करेगा, टू एफ बराबर आर, यानी ये दे देता, दोनों में से कोई दे सकता है, ए बराबर आर बाई टू दे दे या आर बराबर टू एफ दे दे, यहाँ पे दिया है बराबर आर बाई टू, यही आंसर होगा, ठीक। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, नॉर्म लोहा, क्या, नॉर्म लोहा विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है उसका नॉर्म। विद्युत चुंबक का मतलब क्या होता है, ऐसा कैसा चुंबक होगा जिसमें आप करंट दीजिएगा तो वो चुंबक की तरह काम करेगा, उसको हटाएगा तो वो लोहा की तरह, यानी वो जितना भी लोहा आपस में सटाया होगा सबको छोड़ देगा, किसी प्रकार की दिक्कत। ये सब उपयोग जानते हैं कहाँ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ लोहा उठाए कहीं धरना है, तो आप जानते हैं कि लोहा जब चुंबक से सटेगा तो छोड़ेगा नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मान लीजिए बहुत सारा लोहा हुआ, एक क्रेन आएगा, मतलब कि क्रेन है, ठीक, यहाँ से क्रेन एगो आई है, इसमें यहाँ पे चुंबक लगा हुआ है, ठीक, इसमें विद्युत का होगा, देगा विद्युत, देगा, यहाँ से क्रेन मान लीजिए, ये क्रेन है, ठीक, अब विद्युत देगा, इसको क्या करेगा, नीचे लाकर सटा लेगा, ठीक, और ले जाके मान लीजिए इसको यहाँ पे गिराना है, तो यहाँ पे ले जाएगा, ठीक, यहाँ पे ले जाएगा, विद्युत यहाँ से क्या कर देगा, कट कर देगा, जिसके कारण ये अपने आप लोहा नीचे गिर जाएगा, ठीक, इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी मतलब वोल्ट की होती है, तो मैं आपसे बोलूँ कि दृष्ट धारा नहीं आती है, 220 वोल्ट की दृष्ट धारा नहीं आती है, 12 वोल्ट की दृष्ट धारा नहीं आती है, हमारे जो घर में आती है परिवर्ती धारा आती है, वो कितना वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट की आती है, ठीक। आप लोग याद किए होंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है 220 वोल्ट, मतलब कि कोई लोग बोलते हैं कि 220 वोल्ट जो होता है गाँव में जा रहा है, तो वही जो हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट का परिवर्ती धारा होता है, 11,000 पर से आता है, ठीक। ऐसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, एक स्वच्छ आँख की दूरी बिंदु होती है, अभी बोले ना कि एक होता है नजदीक वाला बिंदु, एक होता है दूर वाला बिंदु, यहाँ पे दूर वाला बिंदु पूछ रहा है तो अनंत होगा, नजदीक वाला बिंदु 25 सेंटीमीटर, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य, जो जीवाश्म ईंधन है उसका मतलब कि एगो ऐसा पहचान, वास्तविक स्रोत कौन है, सूर्य है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, फ्राडे ने की थी, यहाँ पे आंसर इसका यहीं पे है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे हम कितने नंबर तक चले गए थे, अब आगे आने वाला बताएगा कितने नंबर पे आप आए थे, हमको लग रहा है 66 पे आ गए थे, अब हमको क्या चाहिए, 67 को चलाना है, तो चलिए इसमें का वहीं पे आपका आंसर मिल गया। चलिए इसको, जो नेत्र क्या, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, इसमें देखिए उल्टा होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि आपको जानते हैं कि नेत्र जो होता है, अगर निकट बिंदु नहीं लौक रहा है, जैसे कि निकट की वस्तु, हम यहाँ पे खड़े हैं, एक आदमी और खड़ा है, जैसे मान लीजिए भाई खड़ा आदमी है, ठीक,
और इसको ही देख रहा है, लेकिन ये वाला कोई इसको ही क्या कर रहा है, जो फर्स्ट नंबर वाला आदमी है 2 नंबर को नहीं देख रहा है। तो नहीं देख रहा है तो आप जानते हैं क्या करिएगा, नहीं देख रहा है तो आप क्या करिएगा, तो आप कौन सा रोग होगा आप बता सकते हैं। तो नहीं देखा है, नज़दीक को नहीं देख रहा है तो दूर खराब है, सीधा सीधी। नज़दीक को नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहीं से अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या दूर दृष्टि खराब है। और वही अगर मान लीजिए कि ई वाला यहाँ पे है, ठीक, फर्स्ट नंबर यहाँ पे है और दूर दू वाला नंबर यहाँ पे है, अगर इसको ही दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट। इसमें उल्टा होता है, अगर दूर का दिखाई दे, मतलब कि जहाँ का दिखाई दे रहा है ना वहीं का रोग हुआ होता है। सही बता रहे हैं। जैसे कि अगर निकट नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर का बिंदु तो दिखाई देता होगा, जैसे कि इसको देखेगा तो देख लेगा। तो दूर का दिखाई दे रहा है तो दूर खराब हुआ है, अगर निकट का दिखाई दे रहा है तो निकट खराब हुआ है। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे गलती पढ़ा रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। चेक कर लिया है सर जी, इसका यही है, इसका मतलब कि उल्टा बना के सीधा कह दिया गया, ठीक। तो इसमें क्या, अगर निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो दूर दिखाई देता होगा, दूर दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, दूर दृष्टि। अगर निकट दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि। अब दोनों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है तब क्या होगा, अबिंदुकता या जार दृष्टि। किसी पर दिक्कत, अबिंदुकता होगा, ठीक। चलिए आगे, समीकरण CaCO3 यहाँ पे तीर का निशान दिया गया है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है, कहने का मतलब इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि इसमें ऑप्शन में दिया संयोजन, उभयगामी गामी और प्रतिस्थापन वियोजन। सबसे पहले संयोजन वियोजन दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा ईगो यहाँ पे दिया है, क्या यहाँ पे देखिए क्या है, ये अकेले है कि नहीं, इसमें 2 गो हो गया है। तो जब एगो मतलब कि अकेले हैं और उसमें से आधा आधा 2 गो हो जाए तो क्या होगा, एगो से मतलब बट गया कि नहीं, तो विभाजित हो गया, तो उसको कहेंगे वियोजन। जैसे कि अब देखिए कहीं 2 गो है एगो बन गया, ठीक, 2 गो है एगो बन गया, जैसे 2 गो से एगो बन गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संयोजन। तो यहाँ पे एगो से 2 गो बन रहा है, एगो से 2 गो बन रहा है, तो यहाँ पे होगा वियोजन। अगर 2 गो से एगो बनता तो क्या होता, संयोजन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, साग सब्जियां की विघटित, देखिए यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है ना, ऊष्माक्षेपी, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण क्या होता है, साग सब्जी जो विघटित होता है कंपोस्ट बनाता है, बन जाता है, ठीक। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का शोषण होगा, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक। ऊष्मा का शोषण, इसका मतलब उसमें ऊष्मा लगेगा, इसमें ऊष्मा लगेगा, इसमें क्या होगा, इसमें सॉरी इसमें लगेगा, इसका मतलब माइनस होगा उष्मा, इसमें उत्सर्जन होगा, इसमें यानी बढ़ेगा, ठीक। तो जिसमें अवशोषण यानी खींचा जाता है अपने अंदर, इसको अंदर लेगा, तो उसको उनका जितना, अगर आप मान लीजिए हमारे पास 2 रुपया था, उसमें से आप 1 रुपया ले लिए तो अंदर है, अब हमारे को माइनस है ना किए, तो इसलिए जितना ऊर्जा को अंदर लेता है, क्या सॉरी क्या चीज को, ऑक्सीजन को, तो उसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वही ऑक्सीजन को अगर बाहरी फेंकेगा तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए 70 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, कौन सा विजातीय यौगिक है किसी प्रकार की दिक्कत ना करते हुए प्लास्टिक ऑफ पेरिस है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक का कितना मान होता है, अभी हम आपसे बोले थे 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच में, वहां पे कितना दिया था, 2 साइड दिया था, तो 2 होगा अम्ल, 6 भी अम्ल होगा, 7 जो होगा उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। यहाँ पे आपसे हम बता दें, यहाँ पे एक ऑप्शन बचा है 13 जो 7 और 14 के बीच में आता है। अब आप कहेंगे 7 भी, तो 7 उदासीन है, 7 के बाद यानी 7.1, 7.2, 14 तक, क्या 14 तक क्या होगा,
14 तक क्या होगा, क्षार होगा, क्षार होगा। तो यहाँ पे 13 दिया है तो क्षार होगा। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। आगे जो क्वेश्चन दिया है, कौन सा उपधातु, क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कौन सा उपधातु, सॉरी एक मिनट, कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए इसमें दो गो होता है, सॉरी उपधातु नहीं, अधातु। क्या है, अधातु तो ब्रोमीन। अगर आपसे पूछा जाता है धातु कौन सा कमरे के ताप पे द्रव होता है, अधातु की जगह का अगर धातु लगा देता, क्या धातु लगा के आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो धातु में क्या होता है, पारा होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए याद रखिएगा, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर। ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन के दो अणु, दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। आपसे बता दें कि हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, और एक और होता है ना, इसमें एगो इसमें दूगो, एक और होता है ब्रो, किधर गया, वो याद नहीं पड़ा। उसमें कई गो, इसमें दो गो होता है ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में एक गो होता है, ऐसे। ठीक। किसी पर 3 नंबर याद पड़ेगा तो बता देंगे। तो ऑक्सीजन में कितना पूछ रहा था, दो परमाणुओं के, दो अणुओं के बीच ओ में दो गो बॉन्ड होता है, कितना, 2 बॉन्ड होता है। किसी पर दिक्कत नहीं ना। अब देखिए निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए हरे पेड़ पौधे नहीं, नील हरित शैवाल नहीं, फूल और पत्ते नहीं, जंगली जानवर, जंगली जानवर उपभोक्ता मतलब कि कौन आप खाएंगे, तो वही ना। अब भाई देखिए यहाँ पे इनको तो पता नहीं क्या हो गया, देखा मेरे पास अभी नेट नहीं ओपन किया हो कि मेरे पास कॉल ना आए। जैसे कि मतलब मान लीजिए, कहने का मतलब कि हम इसलिए नेट ओपन नहीं करते हैं ना कि हम जो मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, ठीक, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, अगर कोई कॉल किया तो मेरा डिस्टर्ब होगा कि नहीं, इसीलिए हम फ्लाइट मोड में डाल के पढ़ाते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए हम लोग कितना नंबर पे आए हैं, यहाँ पे 77 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। किसी प्रकार की दिक्कत, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मात्र 22 क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए मुल्कन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुल्कन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुल्कन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, नहीं थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए। मानव में डायलिसिस थैली कहलाता है नेफ्रॉन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। है देखिए आगे, ये देखिए पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। क्या होता है, फूलों के द्वारा। थोड़ा सा आपको अगर बैकग्राउंड आवाज आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्या करें, हम तो घर पे हैं ना। देखिए निम्न में से कौन एक लैंगिक, सॉरी एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घसे पत्ते, सूखे घसे पत्ते। पॉलीथीन कभी नहीं मतलब सड़ता है, रबर भी नहीं, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं, लेकिन जो घास होते हैं, पत्ते होते हैं, क्या होते हैं मतलब कि मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं। इसीलिए सरकार प्लास्टिक पे बैन लगाई है। किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर भी, छोरों के बीच विभवांतर भी, यानी एगो हई छोर हुआ एगो हई छोर, विभवांतर भी है। और देखिए प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई है, तो उनके बीच का संबंध वही भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर फॉर्मूला। इसमें आर निकाल लिया गया है, तो आर निकालिएगा तो जो आई यहाँ पे गुना कर रहा था इधर आके भाग करेगा, यानी आर बराबर भी बाई आई। ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए 81 को तो आप मात्र 19 गो है, ठीक, उसको भी देख लीजिए। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए सबसे पहले
यहाँ पे 100 वाट का, ये आप याद कर लीजिए 0.4 एम्पियर होगा। ठीक, किसी पर आई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले कि देखिए 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट, सॉरी 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो उसका प्रवाहित धारा कितना होगा? 0.4 एम्पियर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, देखा इसको। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? उष्मा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। जैसे ही अगर ज्यादा गर्म होगा विद्युत फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को कहते हैं जनित्र। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। देखिए जीव द्रव्यमान, पेट्रोलियम जो होता है जीव द्रव्यमान से, बायोगैस भी, कोयला भी, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे, क्या हम 86 और मात्र 14, किसी प्रकार की दिक्कत? फिर कल से पढ़ेंगे ना 100 को, आज 100 को, फिर कल डेली 100 को। एक बार आप ढेर पढ़ लिए, याद ना हुआ तो। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने का प्राप्त करता है? NaO2, NaO2, NO2 या O2, NO2 या O2। ठीक, चलिए आगे, सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए वेबसाइट पे आ जा रहे हैं, हम फ्लाइट मोड में ना डाले होते तो अब हमारा चैनल कब बार खुला होता। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है, मतलब कि कौन सा, ये जो फॉर्मूला सही है, लेकिन इस फॉर्मूला का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, इस फॉर्मूला का नाम क्या है? ठीक, 91 नंबर देखते हैं, किस धातु को या निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसको बहुत मस्त ट्रिक है, नकली। क्या है? नकली। किसी प्रकार की दिक्कत? N से सोडियम, K से पोटेशियम, L से लिथियम। इसमें दिया है लिथियम। अगर यहाँ पे दिया होता K से पोटेशियम ले लेते, लिथियम सही करते, पोटेशियम, इन तीन को जो होता है ना नकली, याद रखिएगा, नकली को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक, नकली को हम चाकू से काट सकते हैं। N से सोडियम और K से पोटेशियम, L से लिथियम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, 92 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? सॉरी 3 अबंध होते हैं चाहे है, तो सबसे पहले चेक करेंगे C4, इसमें एक गो है। ठीक, ये तो अकेला है तो इसमें अबंध नहीं होगा। सबसे पहले C अकेला है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें C 2 गो है। ठीक, और इसमें हाइड्रोजन 6 गो लेना है, तो इसमें उसी वक्त ना क्या चाहिए? हाइड्रोजन 6 गो लेना है, तो फिर ये भी नहीं होगा। ठीक, अगर हम आपसे बोल रहे हैं, ये जानते हैं कब में का है? हाँ, आप जानते हैं कब में का है? ये एथेन मीथेन वाला नहीं है, उसमें का है। ठीक, इसका जो आंसर होगा C3H4 होगा। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं। देखिए ये 3 को क्या कीजिए, C3H4 होगा कि ई वाला होगा? देखिए 3 को ई लिखिए और उसके बाद इसमें 3 अबंध हो गए। देखिए 3 अबंध इसमें होंगे। चलिए एक बार को बता देंगे कैसे होंगे। चलिए 93 नंबर पे आते हैं, कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक होते हैं माइनस ई वाला एरोस यू के। ठीक, अब देखिए आगे, भाई आज वेबसाइट मेरा लगता है पूरा खोलिए के मानेगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है?
CO, ठीक। इस सब में से अभिक्रियाशील है। अब कोई श्रेणी याद करना होगा और देखना होगा कौन है, ठीक। देखिए ये सब PDF में है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर कर्जा का, देखिए कर्जा नहीं ऊर्जा लिखना चाहिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे कर्जा गलती से लिखा गया है, यहाँ पे क नहीं बल्कि ऊ होना चाहिए, क्या, ऊर्जा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग है। मतलब कि एक जैसा दिखाई देते हैं, बराबर नहीं है, एक जैसा दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए हमको हुआ फिर दिक्कत, बेचारा आपकी बार बेचारा हार मान के बोल दिया का आपके पास नेटवर्क नहीं है। देखा, और मात्र कई गो, 2 क्वेश्चन पढ़ाना है, 98, 99, 100, 3 गो। चलिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयी अभिक्रिया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, यहाँ पे 99 नंबर। भाई रुक जाओ ना थोड़ा सा। देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केचुआ। चलिए आगे देखते हैं। 100 नंबर यहाँ पे मेरा समाप्त होते हुए शतक मार रहे हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। किसी प्रकार की दिक्कत, क्योंकि इसमें से भूमि के अंदर से जल निकाला जाता है। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस क्रैश कोर्स में आप क्या चीज, क्रैश कोर्स में अपना स्थान बनाइए। क्या, क्रैश कोर्स में अपना स्थान बना लीजिए और बिल्कुल फ्री में तैयारी कीजिए, ठीक। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। 101 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड आवाज़ गया होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप मतलब अच्छे होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा होगा। तो थैंक यू इतना करने के लिए, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्लास 10th के 2025 के लिए, क्या 2025 के लिए है, ठीक। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करा जाता है, क्या चीज़ का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।